बदलाव होगा। मैं जनता को एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको बिजली मिला, आपको सड़क मिल गया, हाँ आपको 4 किलो अनाज मिल गया, आपको गैस सिलेंडर मिल गया। अब आपको इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। अब लोग यहाँ समझदार हो गए हैं एकदम। आप देखिए जन स्वराज के प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है। आप देखते जाइए जैसे जैसे समय आ रहा है लोग में एकदम बदलाव हो रहा है, एक लहर उठ रही है, क्रांति उठ रही है और जरूर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होके रहे। देखिए मैं वोट अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर एलबी प्रसाद को वोट दो नहीं, मैं जनता को मैं कह रहा हूँ कि मुझे वोट मत दो, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो, अपने शिक्षा के लिए वोट दो, पलायन रोकने के लिए वोट दो, अपनी महिलाओं घर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोट दो, किसानों को और ज़्यादा इनकम हो, उनकी भी घर की रोजी रोटी और भी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, इसके लिए वोट करो। मुझे लॉलीपॉप दे रहे हैं ये लोग, 10,000 रुपए का लालच दे रहे हैं। महिलाएं तो कहती है मुझे 10,000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे 10,000 एक बार नहीं चाहिए, मुझे 10,000 का महीना चाहिए। ढाका विधानसभा को लेकर प्रशांत किशोर ने जो निर्णय लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी प्रशांत किशोर के निर्णय को लेकर आप मान जाइएगा कि ढाका विधानसभा से एलबी प्रसाद जी को ही क्यों टिकट मिला है। और इस बात पे भी बात करेंगे कि ढाका विधानसभा में जो विकास हुआ है, आगे अगर एलबी प्रसाद जी जीतते हैं तो कैसा विकास करेंगे। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर बात करते हैं बिहार बदलने की, क्या वाकई इस बिहार बदलाव में आप उनके साथ देने वाले हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूं और जब उनकी जो मुहिम है उसी से प्रभावित होकर के मैंने बिहार में उनके साथ जुड़ा। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जन स्वराज नेतृत्व का और प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं ढाका 21 विधानसभा जो कि बिहार का काफ़ी हॉट सीट माना जाता है, उसका उम्मीदवारी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप ढाका विधानसभा की बीमारी का इलाज कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही पिछले विगत 16 साल से मैं देख रहा हूँ ना, बच्चों का इलाज हो रहा है, बीमारी का इलाज हो रहा है, तो डेफिनेटली जो समस्याएं हैं दवाइयों से और अस्पतालों से दूर नहीं की जा सकती। मुझे लगा कहीं ना कहीं व्यवस्था की भी बीमारियों का इलाज होना चाहिए, इसलिए तो मैंने एक अच्छे निष्ठा और एक ईमानदारी से मैंने राजनीति में आया हूँ। ऐसा ढाका विधानसभा के लोगों का कहना है कि ढाका में सबसे बड़ी समस्या देखा जाता है तो बस स्टैंड का है। आप इस समस्या का निदान कैसे करेंगे? नहीं देखिए, बस सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम है। बस का जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली बस चलना चाहिए। और ढाका घोड़ासहन के बीच क्यों? अब तो आप चले जाइए गुजरात में, हर एक गांव तालुका सब कनेक्टेड रहते हैं बस से। इतनी अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज है गुजरात में कि मत पूछिए। डेफिनेटली घोड़ासहन को भी उधर के सुदूर क्षेत्रों को कनेक्ट करना चाहिए। और घोड़ासहन और ढाका के बीच तो कनेक्टिविटी गवर्नमेंट बसेस की आवश्यक है एकदम। इसके अलावा भी पचपकड़ी रूट्स है, बहुत सारा रूट्स है, इन सब जगहों पे प्रॉपर बस स्टैंड हो और कनेक्टिविटी अच्छी रहे तो व्यवस्था ट्रांसपोर्ट यातायात की अच्छी रहेगी। लेकिन आपके यहाँ के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का खुद हॉस्पिटल चल रहा है, अगर ये विधायक बनते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल पर तो ध्यान ही नहीं देंगे। क्यों? वही तो मैं करने आया हूँ कि क्यों ऐसी बातें हैं जो इतनी बड़ी अनुमंडल अस्पताल में भी लोग नहीं जाते हैं। हमें होना चाहिए कि जब प्राइवेट क्लिनिक में जब बच्चों का इलाज होता है, बड़े लोग का इलाज होता है, महिलाओं का इलाज होता है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम हो तो मुझे एपेक्स इंस्टीट्यूट में भेजनी चाहिए। तो डेफिनेटली अनुमंडल अस्पताल यहाँ का एक एपेक्स हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अनुमंडल अस्पताल से प्राइवेट क्लिनिक की तरफ मरीज जाते रहते हैं। तो ये तो दुर्दशा है हमारे चिकित्सा व्यवस्था। यही तो समस्या है। और समस्या ये है कि आप अपना हॉस्पिटल देखिएगा कि सरकारी हॉस्पिटल देखिए मैं क्योंकि व्यवसाय दोनों। नहीं, मेरी बात सुन लिया। मैं एक डॉक्टर हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। एसी रूम में बैठ करके दिन भर प्रैक्टिस करता हूँ, मरीजों की कमी नहीं है। दिन भर बैठ के पेशेंट देखता रहता हूँ। सारी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल बना रखा है। मैं बताऊँ कि नियोनेटल केयर में मैंने लेवल 3 वेंटिलेटर अपेक्स जो काम होता है, जो नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स विभाग का एपेक्स काम होता है, मैं एक सब डिविजनल टाउन में बैठ के कर रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी मस्ती वाली ज़िंदगी चल रही है। मैं आज धूप में निकल करके गांव में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, पसीने पसीने हो जाता है, मेरा कुर्ता सब जींस सारे भीग जाते हैं। क्यों? यही मेरी जन्म धरती रही है, मेरा कर्म भूमि है, मेरा
जन्मभूमि है और इसी मिट्टी का कर्ज है, इसी जनता के बीच में मुझे रहा। मैं कहीं बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं ढाका का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे परसा एक गांव है, मेरा जन्म धरती रही है वहाँ पे। यहीं के स्कूलों से मैंने पढ़ा हूँ, ढाका हाई स्कूल से, यहीं के मोतिहारी के कॉलेजेस से पढ़ करके जा करके मैंने रांची मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, फिर PMCH में PG किया, फिर दिल्ली में जाकर सीनियर रेजिडेंसी की, तब जा करके फिर मैं यहाँ। तो मेरा यह जन्मभूमि है भाई, कर्मभूमि है। यहाँ के लोगों के सम्मान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए जन सुराज का जो फंडामेंटल्स है लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। सब लोग का सहयोग रहेगा। अगर हम समझाने में काबिल हो जाएंगे तो व्यवस्था बिहार की जरूर बदलेगी। क्या लग रहा है, ढाका विधानसभा से आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, जन सुराज को लेकर प्रशांत किशोर जी पहली बार इस क्षेत्र में आए हुए हैं, खुद का पार्टी है, पहला बार चुनाव खुद से लड़ रहे हैं, क्या ढाका विधानसभा से खाता खुलेगा कि नहीं जन सुराज का? देखिए, मैं खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, ये देखिए मैं अपनी जन सुराज की बातों को लोगों को बता रहा हूँ। लोग उब चुके हैं। यहाँ पे होता क्या है, हमारा विधानसभा एक अलग तरह का विधानसभा। जन सुराज से उब चुके हैं कि दूसरे चीजों से? नहीं, जन सुराज से तो हम इंटरेस्ट होकर मैंने जन सुराज ज्वाइन किया है। किन से उब चुके हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ कि लोग यहाँ की जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं, वो पोलराइज करते हैं वोट को, एक बांट करके लोगों को गुमराह करके यहाँ राजनीति होती है। हमने वही लोगों को बता रहा हूँ कि आप ऊपर उठिए। यहाँ के लोग उब चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो उबा नहीं हूँ, मैं लोग उब चुके हैं यहाँ की दोनों नेतृत्व को देख करके। NDA को देखा, राजद को देखा, पिछले विगत 35 सालों में बिहार की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए लोग उब चुके हैं, जाति धर्म से ऊपर उठना चाहते हैं, अगली पिछड़ी से ऊपर उठना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम में बांट करके धर्म के नाम पे लोग बांट देते हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं। इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की बात हो रहा है। लेकिन इससे बड़ा समस्या देखा जाए, यही ढाका है, मोतिहारी है, बाकी अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है रोजगार के लिए शपथ क्रांति हो, सत्याग्रह हो, बाकी ट्रेनों में भर के जो है पंजाब, हरियाणा, गुजरात जाते हैं। इसको कैसे आप ठीक कीजिए? बिल्कुल, सारी रोड मैप तैयार है। एक बार बिहार में जन सुराज की व्यवस्था को आने दीजिए और देखिए कैसे शुरू हो जाता है। पलायन तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे घर घर की भाइयों, चाचा, अंकल सारे लोग प्लान करके बाहर में एक महज 15 से 20 हज़ार रुपए कमाने के लिए लोग प्लान करके के अपना परिवार छोड़ करके। मैं तो चिकित्सा में बैठता हूँ ना, क्लिनिक में, महिलाएं अपने बच्चे को लेकर के इलाज कराने आती है। पुरुष वर्ग का पता नहीं रहता, बोलते हैं चलो चाचा को भेज दो कम से कम रिस्पॉन्ड पे साइन करने के लिए, या जब भी ज़रूरत पड़े कि एक मेल अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है तो चाचा भी नहीं होते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परिवार के सारे पुरुष वर्ग पलायन करके बाहर में जाके रोटी रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। अब महिलाएं घर पर बैठ करके अपना घर चला रही है, बच्चों का लालन पालन करने। कैसी पारिवारिक जीवन है, कैसी दुर्दशा बिहार की हो गई है लोगों का। डेफिनेटली प्लान बहुत बड़ा इशू है। एकदम प्लान के अगेंस्ट हमारे प्रणेता और जन सुराज सारे रोड मैप तैयार कर रखे हैं। कैसे अगर व्यवस्था आती है, एक विभाग खुलेगा, कैसे घर घर स्क्रीनिंग होगी, कैसे कौन घर से कितने लोग प्लान किए हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, सारे डाटा कलेक्ट किए जाएंगे और डे 1 से इस पे काम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। इस बार बिहार विधानसभा में बाकी जो लोगों की तुलना में बस्ता विकास कर पाएगा? बिल्कुल। शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना बलवान होगा, उतना दहाड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का इम्पैक्ट समाज के हर एक सेक्टर्स में कहीं भी चले जाए, जो व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति कोई भी काम करने का ना, उसका तौर तरीका ढंग एकदम अलग होगा। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पान का भी दुकान खोलता है ना, तो उसको बिजनेस करने का ट्रिक होगा, वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है। तो शिक्षा में जरूर बदलाव होगा और जन सुराज की व्यवस्था में शिक्षा को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि बेसिक क्लास एजुकेशन कहीं का, मैं भी क्लिनिक में पढ़ता हूँ, बैठता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, तो मुझे दुख होता है। मैं आधा इलाज करता हूं, आधा हेल्थ के प्रति लोगों को एजुकेट करता हूं। अभी भी लोग जिस तरह का एजुकेशन का लेवल है, जिस तरह की ग्रेजुएट मदर मिलती है हमको, जो कि बॉटल फीडिंग पे कराती है, एक्सक्लूसिव मदर फीड नहीं होता है, बच्चों का क्या सर्वांगीण विकास होगा। तो डेफिनेटली हम क्लिनिक में बैठ के आधा को तो दवाई लिखते हैं, आधा को हेल्थ एजुकेट करते हैं। अगर हेल्थ एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, हर एक क्लिनिक से पेशेंट का ओवरबर्डन जो डॉक्टर नहीं आका, कोई भी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर के पास चले जाइए, अदर लाइन लगी हुई है बच्चों की, क्यों लगी हुई है?
हेल्थ एजुकेशन की कमी है, बच्चों का हाइजीन लेवल कैसे मेंटेन करना है, छोटी छोटी बातों का क्या ध्यान रखना है। आप एजुकेशन सुधारिए ना, हेल्थ केयर ऐसे भी सुधर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी बड़े बड़े घोषणा किए जा रहे हैं, 10,000 महिलाओं को दिया भी जा रहा है, रोजगार की बातें की जा रही है। आपको क्या लगता है उस गढ़ में आप अपना झंडा गाड़ पाएंगे? देखिए, महिलाएं बड़ी सॉफ्ट टारगेट होती हैं, अगर उसको लुभाना बड़ी आसान होता है। और ये जो शासन कर रहे हैं ना, जो अभी हमारे इन लोग चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये लोग 10,000 रुपए का लालच दे रहे हैं। महिलाएं तो कहती है मुझे 10,000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे 10,000 एक बार नहीं चाहिए, मुझे 10,000 का महीना चाहिए। अरे सरकार को चाहिए कि महिलाओं को इस सशक्त बना दो। महिलाओं को 4%, हमारी कहती है ना जन सुराज की व्यवस्था आती है तो महिलाओं को 4% की सालाना ऋण पे 5 लाख रुपए का एक मूलधन मुहैया कराया जाएगा। उससे स्वरोजगार होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। एक बार 10,000 रुपए देके क्या करेंगे? उसको सशक्त बनाओ यार, उसको ऐसा बनाओ ताकि वो 10,000 क्या 20,000 25,000 का महीना कमा सके। मतलब रोजगार उनको मिलना बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव भी तो बात किए हैं कि हर घर में सरकारी रोजगार मिलेगा, हर घर में नौकरी मिलेगी। इन लोगों ने सारे जनता को बेवकूफ बना रखा है। आप कितनी परिवार है, आप परिवार की संख्या देखिए बिहार में, हर एक परिवार से रोजगार मिलेगा तो इतनी करोड़ रोजगार कहाँ से आएगी बिहार में? तो हो गया ना, नीतीश जी भी बोलते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव भी बोल दिए कि हर घर में रोजगार देंगे। ये सारे चुनाव के पहले की घोषणा आपकी सरकार रही है। विगत दोनों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। शुरू में आपने 20 साल राजद की सरकार रही है, हाँ, 15 साल नीतीश बाबू का सरकार रहा है। इन लोगों ने अभी तक किया क्या? अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो रंग बिरंग का लॉलीपॉप दिखा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। चले गए वो दिन, गो नार दोज डेज, जब लोग को बेवकूफ़ आप बनाते थे। अब लोग यहाँ समझदार हो गए हैं एकदम। आप देखिए जन सुराज के प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है। आप देखते जाइए, जैसे जैसे समय आ रहा है लोग में एकदम बदलाव हो रहा है, एक लहर उठ रही है, क्रांति उठ रही है, और जरूर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा। आप तो कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां लॉलीपॉप दे रही हैं, ढाका विधानसभा की जनता को आप क्या वादा करना? नहीं, डेफिनेटली एक ढाका विधानसभा में अगर जन सुराज की व्यवस्था बनती है तो जो हमारे स्टेट फंडामेंटल्स जो हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, कृषक लोग को और महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ हम यहाँ भ्रष्टाचार एक प्राइम इशू है हमारे यहाँ, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो हमने बातें करते हैं ना कम्युनिकेशन की, इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। ब्लड बैंक खोले जाएंगे हर एक प्रखंड में, दोनों में, हाँ, यहाँ पे आवागमन का सुविधा होगा। ट्रैफिक का कंडीशन आप ढाका जैसे जगह पे देख लीजिए, कितनी बुरी ट्रैफिक है। जो नगर परिषद, इसका विकास होगा, सब जगह अच्छी व्यवस्था होगी। जितना सरकार के खजाने से पैसा निकलता है ना, जितना सरकार के खजाने से पैसा निकलता है, उस पैसा का अगर सही यूज हो ना, सारी चीज़ें बदल जाएगी। लेकिन सारी पैसा, करोड़ों का टेंडर होता है, आधा काम में, आधा अफसरों के लिए, आधा नेता, सब पॉकेट में जाता है। ये सब जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है। सब लोग जरूर कमिंग टाइम में बदलाव होगा। मैं जनता को एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको बिजली मिला, आपको सड़क मिल गया, हाँ, आपको 4 किलो अनाज मिल गया, आपको गैस सिलेंडर मिल गया। अब आपको इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करना है। चलते चलते आखिरी सवाल हमारा रहेगा। प्रशांत किशोर जी ने आप पर भरोसा करके टिकट दिया है, प्रशांत किशोर जी को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, और क्या बात? मैं तो कहा ना, जन सुराज टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस काबिल चुना, और मुझे लगता है कि वो उनका चुनाव, बहुत सारा चुनाव का प्रक्रिया होता है, और हमारे यहाँ से भी बहुत सारे उम्मीदवार थे, हाँ, लेकिन हमें मिली। और दूसरी चीज़ है, जन सुराज के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उम्मीदवारी पेश की थी, वो मेरे साथ खड़े हैं। हाँ, हमारे सामने जयमंगल कुशवाहा जी हैं, हाँ, वो हमारे साथ पेश की, हमारे साथ खड़े हैं। तो जो जन सुराज की व्यवस्था के साथ जो दिल से जुड़ा हुआ है ना, उम्मीदवारी किसी को भी मिलती है। बस हमें उम्मीदवार नहीं बनना है, बिहार की व्यवस्था बदलनी है। चाहे जो उम्मीदवार बने,
हम तो जनता के बीच जाएंगे। हम देखिए, मैं वोट अपने लिए थोड़े ही मांग रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर एलबी प्रसाद को वोट दो नहीं, मैं जनता को मैं कह रहा हूँ कि मुझे वोट मत दो, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो, अपने शिक्षा के लिए वोट दो, पलायन रोकने के लिए वोट दो, अपनी महिलाओं, घर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोट दो, किसानों को और ज़्यादा इनकम हो, उनकी भी घर की रोजी रोटी और भी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, इसके लिए वोट करो, मेरे को वोट मत करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कूल का बस्ता का मैं यही आपके चैनल के माध्यम से जनता को अपील करूंगा कि इस बार स्कूल का बस्ता, प्रशांत जी भी कहते हैं गरीबी की कीचड़ से निकलने का एकमात्र रास्ता स्कूल का बस्ता।